गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम बोहर्स एटॉमिक मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि बोहर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल बनाने के लिए हाइड्रोजन को सैंपल के रूप में यूज किया था। तो उसका कारण था कि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन को इजीली ऑब्जर्व करके उस पर रिसर्च हम कर सकते हैं। तो जब बोहर्स ने हाइड्रोजन गैस के सैंपल को हीट किया तो जब आपको पता है एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में, और अगर हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे और उतने ही उसके अंदर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो जब उसने हाइड्रोजन गैस के सैंपल को लेकर उसने क्या करा, हीट करा, तो उसने क्या देखा, उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स मिली। इतनी ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मिली कि उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी परेशानी थी। तो उसने अपने को वर्कर्स थे, उसके साथ में काम करने वाले साइंटिस्ट थे, लाइमन, एक का नाम लाइमन, दूसरे का नाम बाल्मर, तीसरे का नाम पास्टन, फोर्थ ब्रेकेट, फंड और हम्फ्रे। ये इसके कोवर्कर्स थे, ये इसके साइंटिस्ट थे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बोहर्स के साथ में काम कर रहे थे। बोहर्स ने क्या देखा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स उसको मिल रही थी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हायर एनर्जी लेवल तक जाकर और फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आकर रुक रहे थे। रिटर्न बैक उनका जो फर्स्ट लोअर एनर्जी लेवल था वो फर्स्ट एनर्जी लेवल था। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल तक जा रहे थे लेकिन आते वक्त वो सेकेंड एनर्जी लेवल पर आकर रुक गए, सेकेंड ऑर्बिट पर आकर रुक गए। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल तो गए पर कहां पर आकर रुक गए, थर्ड एनर्जी लेवल पर आकर रुक गए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल तक जाने के बाद फोर्थ एनर्जी लेवल पर आकर रुक गए। कुछ इस तरह से फिफ्थ एनर्जी लेवल पर आकर रुक गए। कुछ इस तरह से हम सिक्स्थ एनर्जी लेवल पर आकर रुक गए। तो उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल रही थी उनको उनके ग्रुप बना दिए। जो लाइन्स में जहां पर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जा रहा था उस ग्रुप ऑफ लाइन्स को उसने नाम दे दिया लाइमन सीरीज। और ये जो लाइमन सीरीज में जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं दे विल बी विजिबल अंडर अल्ट्रावायलेट रीजन। कहाँ दिखाई देंगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में आपको दिखाई देगी। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड एनर्जी लेवल पर आकर रुक गए, एक्साइटेड स्टेट के बाद जब वापस लौटे और सेकेंड एनर्जी लेवल पर आकर रुके तो वो ग्रुप ऑफ लाइन को उसने बाल्मर सीरीज नाम दिया। और केवल हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो 7 लाइन्स दिखती हैं वो कारण नहीं, वो बाल्मर सीरीज की होती है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रीजन में हम देख नहीं सकते और विजिबल रीजन जिसमें हमको दिखाई देता है तो उसी विजिबल रीजन की वजह से केवल हमको बाल्मर सीरीज की लाइन देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्ड एनर्जी लेवल पर आकर रुके और उस सीरीज को उसने नाम दे दिया पास्टन सीरीज। और फोर्थ एनर्जी लेवल की लाइन्स को उसने नाम दे दिया ब्रेकेट सीरीज। और उसके बाद जो है फिफ्थ एनर्जी की लाइन्स को उसने नाम दिया, फिफ्थ एनर्जी लेवल की लाइन्स को नाम दे दिया फंड सीरीज, इसमें पी साइलेंट है, फंड सीरीज। और सिक्स एनर्जी लेवल को नाम दे दिया हम्फ्रे सीरीज। मोस्ट ऑफ द बुक्स में केवल यही 5 सीरीज आपको दिखाई देती है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रेकेट और फंड। ये हम्फ्रे सीरीज है, बहुत कम कोर्स बुक्स में इसको दिया जाता है। एक आध 2 रेफरेंसेज है उसमें सीरीज का बताया गया जिसको अपन हम्फ्रे सीरीज कहते हैं। ये जो लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं दे आर विजिबल इन अल्ट्रावायलेट रीजन। बाल्मर सीरीज की जो लाइन्स है वो विजिबल रीजन में दिखाई देती हैं और पास्टन, ब्रेकेट और फंड सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं वो इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देती है। आईआर मतलब इंफ्रारेड रीजन, और जो हम्फ्रे सीरीज है वो फार इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देती है। इस तरह से बोहर्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स को 6 सीरीज में क्लासिफाई कर दिया था। अब ये जो भी स्पेक्ट्रल लाइन्स यहाँ पर आई हैं इनकी हमको अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए रिडबर्ग इक्वेशन बनाएंगे। रिडबर्ग इक्वेशन क्या फाइंड आउट करना है, जो भी स्पेक्ट्रल लाइन है बाल्मर सीरीज की वो ये सबसे छोटी लाइन मानी जाती है और ये सबसे बड़ी लाइन है। इसी प्रकार यहाँ पर ये छोटी स्पेक्ट्रल लाइन है और ये बड़ी स्पेक्ट्रल लाइन। तो हर सीरीज में एक छोटी स्पेक्ट्रल लाइन होगी और एक बड़ी स्पेक्ट्रल लाइन होगी। तो उनकी अगर आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, तो उसने रिडबर्ग ने एक इक्वेशन दी और वो इक्वेशन थी 1/λ इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू RH 1/m1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर जो लैम्बडा है वो वेवलेंथ है, लैम्बडा को क्या बोलते हैं अपन, वेवलेंथ। और मैंने आपको पढ़ाया है कि वेवलेंथ का रेसिप्रोकल न्यू बार, इसको क्या बोलते हैं, न्यू बार, इसको आप कहते हैं वेव नंबर।
ये मैंने आपको पढ़ाया है इस चैप्टर में, वेव नंबर। और आर एच को रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। आर एच को क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 109,678 सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इसकी वैल्यू 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। यहाँ पर n1 विल बी ग्रेटर देन n2 विल बी ग्रेटर देन क्या होगा? n1 होगा। n1 और n2 एक इंटीजर है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें इसके लिए लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए, लॉन्गेस्ट लाइन के लिए, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या होगी? 1 और n2 मतलब हायर वैल्यू कहाँ पर, जब कहाँ तक गई है? 7 तक गया है, तो इसमें n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन को देखें, छोटी वाली लाइन को, तो उसमें n1 की वैल्यू क्या मानेंगे हम? 2, और वो कहाँ तक गई है? 3 तक, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है अपन इसको क्या कहते हैं? रिडबर्ग इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग इक्वेशन, जिसमें RH जो है हम इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बाल्मर फार्मूला बता रही हूँ, जो उसके ऊपर जनरली कॉम्पिटिटिव लेवल्स पर इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। और कौन से सीरीज के लिए किसकी वैल्यू क्या रहेगी वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पहले मैं आपको बता रही हूँ बाल्मर फार्मूला। बाल्मर फार्मूला, बाल्मर फार्मूला बिल्कुल रिडबर्ग इक्वेशन के जैसा ही है। 1/λ और न्यू बार इक्वल टू RH ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z का स्क्वायर। ठीक है, वेयर z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, वेयर z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। क्योंकि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, और बोहर ने अपने स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। इसलिए हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग फार्मूला और बाल्मर फार्मूला क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब मैं आपको बता दूं, लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज जो अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखाई देती है, उसके लिए अगर n1 की वैल्यू 1 है तो n2 की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है ना। उसी प्रकार बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए n2 की वैल्यू 2 पर, यानी जो लोअर एनर्जी लेवल था वो 2 था, तो उसके लिए n3 की वैल्यू क्या हो सकती है? 3, 4 सॉरी n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। उसके बाद आपको कौन सी सीरीज बताई थी मैंने? पार्शियल सीरीज। तो पार्शियल सीरीज में n2 की n1 की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 3 मानी जाएगी, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, 5, 6, 7 हो जाएगी। उसके बाद कौन सी सीरीज थी? ब्रैकेट सीरीज थी। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू अगर 4 होगी तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, 6, 7 एंड सो ऑन। उसके बाद कौन सी सीरीज थी? फंड सीरीज थी। तो फंड सीरीज के लिए n1 की वैल्यू अगर 5 रहेगी तो n2 की वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन हो जाएगी। और अगर हम्फ्रे सीरीज है, कौन सी सीरीज है? हम्फ्रे सीरीज, जो फार इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देती है, तो हम्फ्रे सीरीज के लिए n1 की वैल्यू अगर 6 रहेगी तो n2 की वैल्यू 7, 8 एंड सो ऑन हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब कभी भी आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता है तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 रहेगी और जो n2 की वैल्यू है वो न्यूमेरिकल्स में दी जाएंगी, है ना। बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी और n2 और n3 की वैल्यू आपको देंगे। तो इस तरह से हम ये जो इंफॉर्मेशन है n1 और n2 की, इसको अप्लाई करके किसी भी सीरीज की, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वन टॉपिक है चैप्टर का ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। नेक्स्ट वन टॉपिक है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो यहां पर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिट एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल? मैंने अभी आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ एंड दैट सर्कुलर पाथ इज नोन एज
ऑर्बिट और शेल। उस सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट और शेल। तो ऑर्बिट का पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, अ सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब मैं आपको बता दूं कि ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है या 3 डायमेंशनल है। यहाँ पर ये आपकी z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये पूरा रीजन जो है वो एटम का है। ये एटम का स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। अब आप जब x एक्सिस या y एक्सिस पे रिवॉल्व करते हो या घूमते हो, सर्च करते हो, और आपको x एक्सिस पे, y एक्सिस पे या z एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिस एरिया में, जिस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहती है, वो रीजन क्या कहलाता है, ऑर्बिटल। तो इट इज द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो रीजन न्यूक्लियस के आसपास का वो 3 डायमेंशनल एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहती है, वो एरिया क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में पहला डिफरेंस क्या हो गया, अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। एंड द 3 डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ना न्यूक्लियस के आसपास का वो 3 डायमेंशनल एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मिलने की संभावना होती है, वो एरिया क्या कहलाता है, आपका ऑर्बिटल कहलाता है, ठीक है। ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय K, L, M, N, O, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ऑर्बिटल्स को S, P, D और F से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्बिटल जो होते हैं वो केवल 4 टाइप्स के होते हैं, S, P, D और F, जबकि ये जो है K, L, M, N, O, P से कुछ भी आप इसको दे सकते हैं। इसको ऑर्बिट को K, L, M, N, O या 1, 2, 3, 4, 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि ऑर्बिट्स को S, P, D और F से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दूसरी बात, यहाँ पर शेप है, तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं दे आर सर्क्यूलर और स्फेरिकल इन शेप, सर्क्यूलर इन शेप होते हैं, सर्क्यूलर इन शेप। ऑर्बिट जो होते हैं वो सर्क्यूलर शेप के होते हैं, जबकि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल भी होते हैं। जैसे कि जो आपका s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, p ऑर्बिटल डम्ब-बेल शेप होता है, डम्ब-बेल शेप होता है, f ऑर्बिटल डबल डम्ब शेल होता है, डबल डम्ब-बेल शेप होता है इसका। और f ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कॉम्पैक्ट और कंफ्यूज्ड होने के कारण पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो s ऑर्बिटल का शेप कैसा रहेगा, स्फेरिकल, p ऑर्बिटल का शेप डम्बल और d ऑर्बिटल का डबल डम्बल, और f ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कॉम्पैक्ट और कंफ्यूज होने के कारण हम उसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये शेप के आधार पर उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब ऑर्बिट में कौन सी मोशन होती है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन शो करता है, तो ऑर्बिट शो सर्कुलर मोशन। ऑर्बिट में कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है, जबकि ऑर्बिटल्स में 3D मोशन होती है, 3 डायमेंशनल मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है, 3 डायमेंशनल मोशन होती है। ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2n की पावर 2 होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n की पावर 2 होता है। यहाँ पर n जो है वो एनर्जी लेवल है, n क्या है, एनर्जी लेवल से। अगर n की वैल्यू 1 हो तो 2 इंटू 1 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 2, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल पर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n इज इक्वल टू 2 हुआ मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल, तो सेकेंड एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 की पावर क्या कर देंगे हम 2, तो 4 इंटू 2 यानी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू अगर मैं 3 कर दूं तो 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 9 से कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 4, तो 2 इंटू 4 की पावर 2, 4 4 16 2 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एनर्जी लेवल पर कितने जाएंगे, 8, थर्ड एनर्जी लेवल पर 18 और फोर्थ एनर्जी लेवल पर 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2n की पावर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। जबकि ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल जो है वो 2 होता है। कितना होता है, मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑर्बिटल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं दे डू नॉट फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला था आपको कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी को आप एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि ऑर्बिटल जो होता है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ऑर्बिटल एस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है या पी ऑर्बिटल में, तो हमको उसकी पोजीशन पता है तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों चीजों को एक साथ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑर्बिट जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ओबे करता है, जबकि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ना तो इसकी पोजीशन पता रहती है, लेकिन जब मिल जाते हैं तो अपन को उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में? पहला डिफरेंस, ऑर्बिट इट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, और इट इज अ 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल, दैट स्पेस और एरिया इज नोन एज ऑर्बिटल। उसके बाद ऑर्बिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय के, एल, एम एंड ओ, या 1, 2, 3, 4, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। जो ऑर्बिट्स होते हैं दे आर ऑलवेज सर्कुलर इन शेप होते हैं, जबकि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल होते हैं। जो ऑर्बिट होता है उनमें सर्कुलर मोशन होती है, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें 3D मोशन होती है। ऑर्बिट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी पूछा जा सकता है। ये चीज आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 2n की पावर 2, ओके, 2n स्क्वायर पे आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर n जो है वो एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल मतलब 1, 2, 3, 4, 5 या KLMN। आपसे बोला जा सकता है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सबसे पहले आपको के शेल का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो n की वैल्यू आपको क्या रखना है, 1 रखना है। अगर आपसे बोल दिया m या n शेल निकालो, n शेल तो आपको क्लिक होना चाहिए, n शेल मतलब 4th एनर्जी लेवल है, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। तो कॉम्पिटिटिव लेवल्स या ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितने होते हैं, 2n की पावर 2 होता है, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये जो था आपका ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस था। एक और डिफरेंस यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिट जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ओबे करता है, जबकि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अगला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का आता है क्वांटम नंबर्स। अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स को आप अगर समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में है, उस एनर्जी लेवल के कौन से ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, साइज कैसा है, और कौन सी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब कंप्लीट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन को अगर आपको जानना है तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, अ सेट ऑफ 4 नंबर्स which tells us about position, location, orientation, and direction of rotation, and direction of revolution भी बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन। ये जो चीजें हैं ये हमको कौन बताता है, ये सेट होता है 4 नंबर्स का, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स आर द सेट, क्वांटम नंबर्स इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स विच टेल्स अस अबाउट पोजीशन, लोकेशन, ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज, जनरली बच्चे जो होते हैं वो ऑर्बिट मतलब शेल, सबशेल और ऑर्बिटल, ये 3 वर्ड हमको समझना है अच्छे से। मैं आपको बता दूं, एक कॉलोनी अगर अपन कंसीडर करें तो वो कॉलोनी को कहा जाएगा ऑर्बिट। क्या कहा जाएगा, ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब कॉलोनी, ऑर्बिट को आप क्या बोल सकते हो, कॉलोनी। ठीक है, और उस ऑर्बिट, उस कॉलोनी में जितने भी बंगले बने हुए हैं उन बंगलों को हम क्या बोलेंगे, सबशेल।
ऑर्बिट का एक और नाम मैंने आपको बताया था शेल, ठीक है ना। तो कॉलोनी को हम क्या बोलेंगे, शेल या ऑर्बिट, और उन कॉलोनी में बने हुए बंगलों को हम बोलेंगे सब शेल। तो क्या बोलेंगे, बैंगलों को क्या बोलेंगे हम लोग, सब शेल। और उन बंगलों में जितने भी रूम्स होंगे तो हम रूम्स को क्या नाम दे देंगे, ऑर्बिटल्स। रूम्स को क्या नाम दे देंगे हम, ऑर्बिटल्स। और उन रूम्स में रहने वाले इंसानों को, सपोज अपन बच्चे ले लें, तो एक रूम में अगर एक बच्चा या 2 बच्चे रहते हैं तो वहां पर रहने वाले चिल्ड्रन को हम मान लेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या मान लेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ऑर्बिट मतलब कॉलोनी। किसी चोर को हमको ढूंढना है तो सबसे पहले पुलिस सबसे पहले उसकी कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी में रहता है, कॉलोनी के कौन से मकान में रहता है, वो मकान पे जब दबिश पुलिस डालती है तो फिर देखते हैं कि भैया कौन से कमरे में छुपा हुआ है, एक है कि 2 से ज्यादा है। तो यहाँ पर कॉलोनी का मतलब ऑर्बिट या शेल। फिर बंगलो मतलब सब शेल, और रूम्स मतलब ऑर्बिटल, और उस रूम में रहने वाले इंसान को हम क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो जो क्वांटम नंबर है वो सेट ऑफ 4 नंबर्स है जो हमको इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट एड्रेस देता है। कौन कौन सा एड्रेस, इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल पे है, एनर्जी लेवल पता हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल सब शेल में है, फिर सब शेल पता हो गया तो उसके कौन से ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल पता पड़ गया तो कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको जो सेट ऑफ 4 नंबर्स देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। मैं अगले वाले लेक्चर में आपको क्वांटम नंबर्स के टाइप्स पढ़ाऊंगी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको मैं सॉल्व करूंगी। थोड़ा सा आप इसको पढ़िएगा क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ पड़ते हैं कंफ्यूजन की वजह से, काफी कंट्रोवर्सी रहती है न्यूमेरिकल्स में, तो उसको आप थोड़ा सा पहले से रीड करके रखिएगा क्वांटम नंबर्स के टाइप्स को। थैंक यू वेरी मच।